हम कर रहे हैं स्ट्रगल नाइनटीन 1935 टू 47, जिसमें हमने अभी तक क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। आज हम 2 सेशंस करेंगे कांग्रेस की, दैट इज हरिपुरा सेशन and Tripuri session, and these sessions are important because these sessions created divide between Subhash Chandra Bose and Gandhi ji, and it compelled Subhash Chandra Bose to go to Japan, Germany and form Azad Hind Fauj। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, क्यों आया, क्या मेन फोकस था इन सेशंस का, और कैसे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हरिपुरा। Haripura session of Congress was held from February 19 to 22 under the presidentship of Subhash Chandra Bose। ठीक है, इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे वो, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट फॉर दिस सेशन। हरिपुरा वाज अ विलेज, पहले ना इस सेशन के होने से पहले ही विलेज था, इसको टाउन में डेवलप किया गया था ताकि कांग्रेस ये सेशन होल्ड कर सके, एंड इट वाज 51st सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, मतलब हाफ सेंचुरी वो क्रॉस कर चुके थे, किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अराउंड 2 लाख पीपल, 2 लाख लोग इस सेशन में प्रेजेंट थे, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस एंड इवन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, उनके प्रिंसली स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट वगैरह होना शुरू हो चुका था अगेंस्ट दी अथॉरिटीज, अगेंस्ट दी राजास एंड महाराजास, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक गाइडेंस चाहिए थी अपनी ग्रीवेंसेस को सबके सामने रखने के लिए। सो दे ऑल्सो जॉइंड दिस हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच दी थी इस सेशन के दौरान, तो उन्होंने बोला था कि हमारा, सबको याद दिलाया था कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए। पहला, आज़ादी, एंड दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोला था कि हमें सिर्फ आज़ादी पे नहीं, हमें उस चीज़ पे भी फोकस करना है कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो अपने देश को किस तरीके से आज़ादी के बाद डेवलप करेंगे, और उनके लिए डेवलपमेंट कंप्राइज्ड ऑफ 2 एस्पेक्ट्स। पहला एग्रीकल्चरल एंड सेकेंड इज इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए पॉवर्टी खत्म करने के लिए, और पॉवर्टी तब खत्म होगी जब हम क्या लाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स। जब सबके पास अपनी लैंड होगी, सब अपना कल्टीवेट करेंगे, उसको बेचेंगे तो कमाएंगे, तो अपने आप हमारी कंट्री से पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो पहला फोकस हमारी डेवलपमेंट का पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के दौरान किस पे होना चाहिए, पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए करने पे। और पॉवर्टी इरेडिकेट कब होगी, जब लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। सेकंड, जब जमींदारी सिस्टम, ये जो हमारा लैंडलॉर्डिज्म है, ये खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए पॉवर्टी इरेडिकेट इस तरीके से होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। सेकंड, अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट लाने से हमारा देश डेवलप नहीं करेगा, हमें हमारे देश की इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी है, हमें हमारे देश की प्रोडक्शन डेवलप करनी है। एंड ही वाज अ सोशलिस्ट। तो यहाँ पे वो कौन सी इंडस्ट्रीज प्रमोट करेंगे, बताया था 3 तरह की इकोनॉमीज होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। सोशलिस्ट में क्या होता है, जब सारी इंडस्ट्रीज स्टेट ओन करती है, तो जब स्टेट ओन करेगी तो वो किसके लिए काम करेगी, वेलफेयर, बिजली फ्री होगी, रेल ट्रांसपोर्ट फ्री होगा, सारी जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है वो फ्री हो जाएंगे। जैसे आज के टाइम पे एलपीजी की सब्सिडीज हैं लोगों के पास, अगर आप, हम जैसे अब आई थिंक इस टाइम पे रेट है 954 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे जो
EWS में आते हैं जिनके पास वो सब्सिडी है, उनको 300-400 का सिलेंडर पड़ जाता है, ठीक है, हम महीने का 2 सिलेंडर ले सकते हैं, ठीक है। हुआ था ना एक बार गवर्नमेंट ने बोला था अपनी सब्सिडी छोड़ दो, ठीक है। तो उस तरीके से जब सोशलिस्ट स्टेट आती है तो सब कुछ स्टेट ओन्ड होता है, स्पेसिफिकली द एजुकेशन फैसिलिटीज, द मेडिकल फैसिलिटीज एंड दी जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होता है, खाना, राशन जो होता है हमारा, आटा चावल, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि पावर्टी खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर तो चाहिए, लैंड रिफॉर्म भी चाहिए, पर उसके बाद उनको खाना भी तो चाहिए ना। तो अगर हम स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज लाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेगी और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी तब डेवलप करेगी जब स्टेट कंट्रोल होगा इंडस्ट्रीज पे और स्टेट ओन्ड होगी। आज के टाइम पे भी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्री, हमारी जितनी भी मेजर मेजर इंडस्ट्रीज है, ऑयल वाली ले लो, वो सारी क्या है, स्टेट ओन्ड है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब तो कुछ प्राइवेट पेट्रोल पंप्स भी खुल रहे हैं। किसने खोला पेट्रोल पंप प्राइवेट? रिलायंस, ठीक है। जम्मू में नहीं अभी आया रिलायंस का पेट्रोल पंप, और बाहर है पंजाब वगैरह वाली साइड ना, पठानकोट में भी है रिलायंस का पेट्रोल पंप, लखनऊ के क्रॉस करते, ठीक है। क्लियर हुआ सुभाष चंद्र जी का मोटिव क्या था? तो उन्होंने इस हिसाब से अपनी कांग्रेस की सेशन को लीड करा था। अब इस सेशन का रेजोल्यूशन क्या था और ये सेशन क्यों बुलाई गई? क्या डेट है? 1938 के दौरान 1938 को ये सेशन बुलाई गई थी। इससे पहले क्या हो चुका था? प्रोविंशियल इलेक्शन। हमेशा कोई इवेंट पढ़ते हो ना, जो पिछला इवेंट पढ़ा होता है उसको रिलेट करने की कोशिश किया करो कि क्या हुआ होगा। इलेक्शंस हो गए थे, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बन चुकी थी, तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी होगी ये सेशन करने की, और फरवरी में हुई है, रेगुलर सेशन तो नहीं थी। बजट, excessive interference of the governor generals in the working of Congress ministry, especially in two provinces, that is Bihar and United Province। इन दोनों प्रोविंसेस में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनाई थी, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ रिफॉर्म लाए, पर गवर्नर जनरल जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, हद से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में, और इट लेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है। अब कोई बार बार गवर्नमेंट को तंग करेगा तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी ना एक दिन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए ये सेशन बुलाई गई थी। क्लियर हुआ यहाँ पे? सेकंड, इस काउंसिल का क्या रेजोल्यूशन था मेजर? कि इंडियन प्रिंसली स्टेट से लोग आए थे अपने ग्रीवेंसेस रखने, अपने प्रॉब्लम्स बताने। सो दिस सेशन पास्ड अ रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट हैपनिंग इन इंडियन प्रिंसली स्टेट अगेंस्ट द अथॉरिटीज। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जब बिहार और यूपी में, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के साथ इंटरफेरेंस हो रही थी, तो ब्रिटिश जो वाइस रॉय था उन्होंने आप छोड़ दो, फिर अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है छोड़ दो, तो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। एज अ रिजल्ट द मिनिस्ट्रीज ऑफ बिहार एंड यूपी रिजाइन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे आता है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में रिफ्ट, ठीक है। जब शुरू होते हैं डिफरेंसेस, अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से सपोर्ट चाहिए था, और उसके लिए इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हम उनको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो इस टाइम पे वीक है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और अपनी आज़ादी ले लेते हैं। कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी सुभाष चंद्र बोस को इस सिचुएशन में मिली, दैट इज द इंस्टेबिलिटी इन दी ब्रिटेन ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बिगनिंग हो गई थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दी, ब्रिटेन्स पेरल इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, कि ब्रिटेन जो डूब रहा है, जो इंस्टेबल हो रहा है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अब ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। एंड ही पास्ड अ रेजोल्यूशन कि हम ब्रिटेन को 6 महीने देंगे, सिर्फ एक अल्टीमेटम की तरह, कि आप हमें आज़ादी दे दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्ट, गांधी जी खिलाफ हो जाएंगे इस चीज़ के।
तो गांधी जी, दिस आइडिया ऑफ सुभाष चंद्र बोस was against the ideals of गांधी जी and his सत्याग्रह। वो और सुभाष चंद्र बोस सत्याग्रह में नहीं मानते थे। वो क्या करना चाहते थे? रिवॉल्ट, या तो आजादी या तो रिवॉल्ट। और ये गांधी जी को सही नहीं लगा, जिस वजह से उनके बीच में एक डिवाइड होना शुरू हो गया। बिकॉज गांधी जी इस सिचुएशन का, ब्रिटेन का फायदा नहीं उठाना चाहते थे। ही बिलीव्ड कि ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ब्रिटेन उस टाइम पे किससे लड़ रहा था? याद है? नाजिज्म, हिटलर। तो गांधी जी हिटलर के खिलाफ थे, और भी बड़े सारे फेसिस्ट रिजाइम्स थे जिसके खिलाफ ब्रिटेन उस टाइम पे लड़ रहा था, डिक्टेटर रिजाइम। तो गांधी जी को लगता था कि ब्रिटेन की जो अब लड़ाई है वो सच के साथ है। करेक्ट, ब्रिटेन सच्चा था इस लड़ाई में। तो गांधी जी उस सिचुएशन में ब्रिटेन के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ही बिलीव दैट ब्रिटेन जिनसे लड़ाई कर रहा है, जिनको हराने की कोशिश कर रहा है, उनका हारना जरूरी है, बिकॉज दे आर द मोस्ट क्रूअल फेसेस ऑफ द पॉलिटिकल रिजाइम्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री। कि जो हिटलर ने किया था, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइम्स। ठीक है, जो हिटलर ने, क्योंकि उसने लाखों में लोगों को मारा था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कि क्यों गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के क्या अलग अलग व्यूज थे इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी भी सुभाष चंद्र बोस के पहले बड़े क्लोज थे, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट ही आल्सो ग्रू अपार्ट फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड, यहाँ पे एक और चीज हुई कि 1939 के उन्होंने बोला मैं फिर से खड़ा होऊंगा प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए कांग्रेस की, पर गांधी जी उनको खड़ा होना नहीं चाहते थे। उनको लगता था अगर वो खड़े होंगे तो कांग्रेस उनके आइडियल्स पे चलेगी, और वो यही नहीं चाहते थे। तो उनको उनकी प्रेसिडेंसी पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था। सेकेंडली, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मैं नए आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं नए आइडियाज लाया हूँ, मतलब जितना भी नई चीजें कांग्रेस में हुई है वो मैं लाया हूँ। और इसके खिलाफ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी खड़ी होगी कि हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं इतने सालों से, हम जो मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारी पॉलिसीज, ये आइडियल्स उसका रिजल्ट है। वेयर सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक न्यू आइडिया का वो मानते थे, लाने का क्रेडिट देते थे, पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बोला ये तो हमारा काम है। थर्डली, यहाँ पे ये हुआ जहां सुभाष चंद्र बोस खड़ा होना चाहते थे अगले साल के, अगले सेशन के इलेक्शंस के लिए, वहां पे गांधी जी ने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसका नाम था पटाभी सीता रमाया। बट इन स्पाइट ऑफ गांधी सपोर्ट ही डिडंट वॉन एंड सुभाष चंद्र बोस वॉन दी इलेक्शंस, बिकॉज कांग्रेस की दो विंग्स बन चुकी थी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। इन दोनों ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया। इनके सपोर्ट की वजह से सुभाष चंद्र बोस फिर से अगली सेशन के लिए कांग्रेस की इलेक्शंस जीतते। ठीक है, दिस डिफीट वाज कंसीडर्ड बाय गांधी जी एज हिज ओन डिफीट, एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ गांधी वर्सेस बोस डिबेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन जहाँ पे ये डिवाइड प्रॉपर तरीके से हो गया था एंड सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है हरिपुरा में? Next we have Tripuri session. त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, हरिपुरा सेशन के बाद बोस वापस से खड़े हुए थे इलेक्शंस के लिए, पर इस बार गांधी जी उनके फेवर में नहीं थे। तो अब हम बैकग्राउंड देखते हैं। गांधी जी उस टाइम पे 1938 में जो नेहरू थे वो यूरोप के टूर पे गए थे, ऐसे देखने क्या हालात है। तो वो वापस आते हैं तो गांधी जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खड़े हो जाओ इलेक्शंस में, मैं नहीं चाहता सुभाष चंद्र बोस इलेक्शंस में खड़े होंगे। उनको पता था वो जीत जाएंगे। ठीक है, नेहरू खड़े होते तो शायद नेहरू जीत जाते, तो नेहरू बोलते हैं मैंने नहीं खड़े होना, आप मौलाना आजाद को खड़ा कर दो। बट उस टाइम पे मूवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिएट हो रही होती है, तो मौलाना आजाद भी मना कर देते हैं कांग्रेस से खड़े होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मौलाना आजाद पहले नॉमिनेट होते हैं, पर वो अपना नाम वापस ले लेते हैं ड्यू टू द ग्रोइंग कम्युनलिज्म। उसके बाद एक नया नाम आता है पटाभी, जो हमने अभी किया, सीता रमाया, और गांधी जी उनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं और उनको कैंडिडेट बना देते हैं फॉर द प्रेसिडेंटशिप। और गांधी जी सपोर्ट करेंगे तो गांधी जी के सपोर्टर्स भी इनको सपोर्ट करेंगे, पर उसके बावजूद
बोस जो है वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। बोस ने जीती होती है 1580 सीट्स एंड पटाभी सीतारामैया वॉन ओनली 1377 सीट्स 77 वोट्स सॉरी। तो बोस इस वजह से पार्टी प्रेसिडेंट फॉर द त्रिपुरी सेशन बन जाते हैं। बट व्हेन सीतारामैया वॉज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी ने इनको इस चीज को पर्सनल ले लिया और उन्होंने बोला कि सीतारामैया की हार नहीं हुई है, मेरे आइडियल्स की मेरी हार हुई है। तो उनको ये चीज सही नहीं लगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होता है, मार्च 1939 में ये सेशन होनी थी। दिस वॉज द एनुअल सेशन ओनली, पर ये दिसंबर में नहीं हुई, ये मार्च 1913 में होनी थी। त्रिपुरा जबलपुर के एक पास जगह है वहां पे। अब इस सेशन होने से पहले बोस क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो वो बीमार हो गया, वो नहीं आ सकता। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक टेलीग्राम भेजते हैं कि एनुअल सेशन से पहले ना वर्किंग कमेटी मिलती थी, क्या डिस्कस करना है एनुअल सेशन में वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे। तो जब मार्च में सेशन होने वाली होती है तो बोस बीमार हो जाते हैं, तो वो पटेल को बोलते हैं कि आप थोड़ी देर ये जो एनुअल सेशन है वर्किंग कमेटी की ये पोस्टपोन कर दो। और पटेल को ये बात नहीं सही लगती क्योंकि वो ऑलरेडी खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस के। तो वो बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो ये टेलीग्राम भेजा है, उसने खुद बताना भी जरूरी नहीं समझा, टेलीग्राम भेज दिया। ये दिखाता है कि वो हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, उनके अंदर भी डिक्टेटरशिप क्वालिटीज हैं। तो इस एक्ट की वजह से पटेल और उनके 11 मेंबर्स जो हैं वो वर्किंग कमेटी से रिजाइन कर देते हैं और बोलते हैं हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक बोस माफी नहीं मांगता। पर बोस माफी मांगने से मना कर देते हैं। दिस लेड टू द प्रॉपर डिवाइड बिटवीन गांधी जी एंड Bose and his followers, and Bose resigned from Congress and chose an entirely different path. Clear हुआ। और उस टाइम की सेशन के प्रेसिडेंट फाइनली बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपसी सहमति से राजेंद्र प्रसाद became the president of the त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस। क्लियर हुआ। बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था जिस वजह से ये डिफरेंस आया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते तो वो अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करते, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनकी आइडियल्स कांग्रेस की या कांग्रेस की मूवमेंट्स पे आए। गांधी जी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे नहीं करना चाहते थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फेसिस्ट एंड नाजिस्ट रिजाइम। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम करेंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड बोस। ठीक है, so Subhash Chandra Bose and Gandhi ji were one of the most famous personalities of Indian freedom struggle, but very contradictory to each other and very opposite to each other. They perceived independence and the means of independence very differently from each other. Clear? तो सुभाष चंद्र बोस क्या एडवोकेट करते थे? नॉन वायलेंस। गांधी जी क्या एडवोकेट करते थे? सॉरी, सुभाष चंद्र बोस एडवोकेट करते थे वायलेंस और गांधी जी क्या एडवोकेट करते थे? नॉन वायलेंस। ठीक है, ही बिलीव्ड इन मिलिटेरिज्म कि मिलिटेंट वे से हम अपनी आजादी को जीतेंगे, एंड ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह। ठीक है, और क्या डिफरेंस होगा? और यहाँ पे इनको लगता था कि सत्याग्रह इनसफिशिएंट है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, और अगर हमें ये टायरनी, ये हमें रूल खत्म करना है तो हमें मिलिटेंट अप्रोच ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सत्याग्रह अप्रोच है, वहां पे मिलिटेंट अप्रोच है। ठीक है, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन एंड ही वॉज अगेंस्ट द मिलिट्री। गांधी जी तो मिलिट्री रखने के भी खिलाफ थे। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री है तो वायलेंस रहेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ही ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने आजादी के लिए? यस, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एक्सेट्रा। क्लियर। और क्या होगा?
he was focused on the outcome of the activity and he was focused on the means or वे और path of the activity कि आप किस path से activity कर रहे हो. सुभाष चंद्र बोस was ready to take support from Japan, Germany, Nazism, हिटलर था. उनको सिर्फ आउटकम चाहिए था, वो किसी भी से भी सपोर्ट लेने के लिए तैयार थे. पर गांधी जी को ये चीज डेंजर लगी थी इंडियन पॉलिटिक्स से कि भाई अगर आप फेसिस्ट रिजाइम्स से सपोर्ट ले रहे हो और ऐसे पॉलिटिकल रिजाइम से सपोर्ट ले रहे हो जिन्होंने अपनी कंट्री को नहीं बख्शा, तो हमारी इंडियन पॉलिटी पे भी ये बहुत बड़ा खतरा है. बट इन स्पाइट ऑफ दिस सुभाष चंद्र बोस वेंट टू जर्मनी and then later Japan and finally in Singapore where he organized Azad Hind Force with the help of Japanese forces. Clear हुआ यहाँ तक? Next यहाँ पे difference था, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे English education system. वो हमेशा English education system को promote करना चाहते थे with the medium being English language. पर गांधी जी इसके खिलाफ थे. Gandhi ji never promoted modern or English education. He wanted education in local or vernacular languages, जो हमारी अपनी लैंग्वेज है. जैसे आज के टाइम पे पंजाब जाओ, पंजाबी पढ़ना इज कंपलसरी. महाराष्ट्र चल जाओ, मराठी पढ़ना इज कंपलसरी. हमें कोई सिखाता है? ऑप्शन दे देते हैं उर्दू या संस्कृत में. क्लियर? तो डोगरी तो पढ़ाते ही नहीं है, वो तो दूर की बात है. ठीक है, पर डोगरी इज आवर लैंग्वेज, हमारी कल्चरल लैंग्वेज. मुझे भी नहीं आती, तो यस इट्स ओके. क्लियर हुआ? सुभाष चंद्र बोस वांटेड इंग्लिश एजुकेशन पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक एंड मिलिट्री. इनको लगता था जितनी इंग्लिश एजुकेशन आएगी उतनी ज्यादा हमारे पे डेवलपमेंट होगी, चाहे वो टेक्निकली हो, मिलिटरली हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली हो. क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट एक और इनके बीच में जो डिफरेंस था थोड़े बहुत और कर लेते हैं. गांधी जी बिलीव्ड इन ओनली सेल्फ रूल. इनको भी सेल्फ रूल चाहिए था, बट उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए थे. गांधी जी ने कभी बोला हम इंडस्ट्रीज को ऐसे डेवलप करेंगे? सुभाष चंद्र जी ने बोला. सो ही हैड अ प्रॉपर विजन हाउ टू डेवलप इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर. क्लियर हुआ यहाँ तक? ही जॉइंड हैंड्स विद जापान टू अटैक ब्रिटिश इंडिया. और गांधी जी ने ऐसी करने की कभी भी कोशिश नहीं की. क्लियर? ठीक है. गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. गांधी जी के आइडियल में कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आर्मी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं थी. पर सुभाष चंद्र बोस के विजन में क्या थी? उल्टा लिख दिया ना मैंने, डेमोक्रेसी. ठीक है. गांधी जी ने कभी ये नहीं बोला ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए. उनको नहीं चाहिए थी, ना आर्मी चाहिए थी, ना पुलिस चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था उनको. पर सुभाष चंद्र बोस के जो अर्लीस्ट वर्क्स हमने पढ़े हैं उससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी is the best political system for India. But however, democracy will not be sufficient enough to create economic development और उसके लिए हमें थोड़े socialism के factors लाने पड़ेंगे. Clear हुआ? These were the differences between Subhash Chandra Bose and गांधी जी. However, उन्होंने कभी एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं बोला. They have always praised each other and given good statements about each other. 1942 में जब आजाद हिंद फौज वगैरह हो गया था तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स. पैट्रियट्स क्या मतलब हुआ इसका? प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स. प्रिंस अमंग दी पैट्रियट्स. पैट्रियट्स क्या होते हैं? देशभक्त. प्रिंस मतलब ऊंचा, तो ही वाज द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पर्सन अमंग द अदर पैट्रियट्स. सेकंड, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद एक स्टेटमेंट दी थी, नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल द टाइम फॉर द सर्विस टू इंडिया. कि वो अमर रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें जो सर्विस दी है वो ये देश कभी नहीं भूलेगा. एंड लास्ट, जब गांधी जी
गांधी जी को क्या माना जाता है? वो किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस कंसिडर्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन, अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, वेयरएज गांधी जी कंसिडर्ड हिम एज द ग्रेटेस्ट पैट्रियट। क्लियर हो गया यहाँ तक सुभाष चंद्र जी और गांधी जी वाला फेज? आगे बढ़े, अब हम करेंगे वर्ल्ड वॉर टू एंड द नेशनल मूवमेंट। World War II and the national movement and India। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? छोटी छोटी जो टॉपिक्स है ना वो नहीं मिलेंगे बुक्स में, तो लिख के रख लेना वो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? टू 45। पहले एक वो राइवलरी शुरू हो चुकी थी क्योंकि हिटलर काफी ज्यादा बढ़ रहा था। हिटलर ने पोलैंड ऑक्यूपाई कर लिया, ऑस्ट्रिच ऑक्यूपाई कर लिया, और फिर हिटलर को लग रहा था कि वो रशिया भी कर लेगा, फिर रशिया की तरफ चलेगा, फिर वहां से हिटलर डिफीट होना शुरू, एंड दैट लेड टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। अभी तुम्हें प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो अभी मत करो, अगर तुमने इस बार देना है वो बाद में कर लेना, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्टेड बिटवीन 1939 to 45, the most devastating international conflict which involved more than 100 million people। 100 मिलियन लोग इस वॉर में इन्वॉल्व थे, एंड 30 से ज्यादा कंट्रीज इस वॉर का हिस्सा थी। कुछ ने सोल्जर सप्लाई किए, कुछ ने आर्मी, कुछ ने वेपन्स, वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली सही। इट इंक्लूड जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? मास किलिंग, किलिंग ऑन अ लार्ज से, जो हिटलर ने की, ठीक है, विच इज नोन एज, हिटलर की मास किलिंग को बोलते हैं होलोकॉस्ट। मास किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। इसने क्या किया था? कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, लोगों को उसमें डाल दिया था, बंद कर दिया था, गैस या फर्टिलाइजर छोड़ दिया था, ड्यू टू विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड। पहले उनको रखता था, थोड़ी देर बुखार रखता था, स्टाफ करवाता था, लेबर करवाता था, फिर उनको मार देता था। जैसे जैसे वॉर पास आता रहा ना, उसने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि वर्ल्डली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो ज्यूज खत्म हो जाएंगे, ये हैंडीकैप्ड, ये अनडिजायरेबल पीपल जो वो कंसिडर करता था वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉर इन्वॉल्व जेनोसाइड, स्टारवेशन, मैसेक्रेस एज वेल एज डिजीजेस, क्योंकि लोग रहे हर जहाँ पे सिर्फ धूल है, कोई खाना नहीं है, तो डिजीजेस भी फैलेंगे, जिसकी वजह से हजारों में लोग मरने लगे, लाखों में, सॉरी, हजारों में, लाखों में लोग मरे, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर टू बिगेन इन सितंबर 1939 व्हेन हिटलर इन्वेडेड पोलैंड। वो इतना 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 क्रूअल था कि जब इसने पोलैंड को इन्वेड किया, तो जिसको गोरे बच्चे दिखते हैं ना, जिसको ये प्योर, वो अपनी मदर से छीन लेता था और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था, ठीक है, अपने प्योर जर्मन्स को दे देता था उनके बच्चे जो प्योर लगते थे इसको, जब इसने पोलैंड ऑक्यूपाई किया, ठीक है। द इन्वेजन ऑफ पोलैंड वाज अ पार्ट ऑफ हिटलर्स एक्सपेंशन पॉलिसी। जब हिटलर का नाजिज्म बहुत ज़्यादा चलने लगा, ही गेन पावर। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की डिफीट हुई थी, तो जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी, वर्साइलेस ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी ने काफ़ी लैंड, इंडस्ट्रियल एरियाज खो दिए थे, बट हिटलर रीगेन्ड देम ऑल। हिटलर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी प्रॉस्पर कर दी, ड्यू टू, अब वो कैसे कि उसने नोट छापना शुरू कर दिया, उसने बहुत नोट छापे, उसने सबको नौकरियां दी, बट इवेंचुअली घमंड हो गया, सो ही डिसाइडेड टू इन्वेड द अदर टेरिटरीज एज वेल। इससे पहले भी कर चुका था काफ़ी, बट इन्वेजन ऑफ पोलैंड लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द Second World War, which lasted for next 6 years, leading to high level devastation of land, property and people.
ठीक है. इट वॉज फॉट बिटवीन टू पावर्स, एक्सिस पावर एंड elite powers. कौन था एक्सिस में? मेजर. पहले तो जर्मनी, जापान एंड नेक्स्ट वाज इटली. तो ये इटली के काफी एरियाज इसके अंदर थे, ऑस्ट्रिच अंदर था इसके. These were the three Axis powers which fought on the side of Hitler. And elite powers में कौन था? कौन था? ब्रिटेन और सोवियत यूनियन. रशिया नहीं, सोवियत यूनियन बोलना. ठीक है, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था वो. नेक्स्ट, रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन. ठीक है, जब वो ज्यादा इंपीरियलिस्टिक हो गया, ये सही नहीं लगा, तो स्टेट्स उससे अलग होने लगे. और फ्रांस और यूएस को नहीं बोलेगा, यूएस एंड लास्ट इज चाइना. आजाद हो चुकी थी, तो चाइना वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ. दीज वर दी मेन पावर्स जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. जो बाकी कंट्री से वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई थी. कुछ कॉलोनियल स्टेट्स थी, रशिया की, यूएस, जैसे फ्रांस की होगी, ब्रिटेन की होगी, तो वो भी वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन चुके थे. क्लियर हुआ? तो जब वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हुआ तो बिना इंडियन लीडर से पूछे इंडिया वॉर में ड्रैग हो गया. अच्छा, किसने, जब वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हुआ था तो इंडिया में भी वॉर डिक्लेयर किया गया था. और उस टाइम पे जो इंडिया का वॉइस रॉय था उसका नाम था लिनलिथ ग्रो, who declared India at war against the Germany. ठीक है, क्लियर हुआ? तो इंडिया से बिना पूछे इंडिया को वॉर में हिस्सा बना दिया. इन आईएनसी से नहीं पूछा, जो इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उनसे भी नहीं इन्होंने पूछा. एंड दिस वॉइसरॉय डिक्लेयर इंडिया एट वॉर ऑल्सो. ठीक है, अब डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ इंडियंस टूवर्ड्स वॉर. अब वॉर पे डिक्लेयर हो गया तो लोग तो टिप्पणी करेंगे, लोग तो बोलेंगे कि हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं हम, क्या ओपिनियन बनाते हैं हम, वो देखते हैं. ठीक है, तो कुछ लोगों को लगा कि ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, उसके फ्रीडम को गेन करने के लिए, कि भाई अभी ब्रिटेन बिजी है वॉर में, तो हम तैयार हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम ब्रिटेन के खिलाफ मास मूवमेंट्स लॉन्च कर सकते हैं और अपनी आज़ादी ले सकते हैं. पहला ओपिनियन ये था कि ब्रिटेन की सिचुएशन का फायदा उठाओ. द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस ओपिनियन वाज सुभाष चंद्र बोस. सेकंड ओपिनियन ये था कि इंडिया को ब्रिटेन के इस हालात का फायदा नहीं उठाना चाहिए और बल्कि ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए उसके वॉर एफर्ट्स में. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे सेकंड. अच्छा, थर्ड ये था कि अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी तरफ लीनियंट हो जाए, हमें अच्छे रिफॉर्म्स दे, हमें राइट्स दे. तो कुछ लोग बोलते हैं सपोर्ट करो और बदले में रिफॉर्म्स मांगो. हो सकता है मैंने तुम्हें फेवर किया तो दूसरी बार तुम मेरे साथ अच्छे हो जाओगे ना. तो कुछ लोग ये मानते थे. और इस ओपिनियन के प्रोपोनेंट्स थे हमारे हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग. वो ये मानते थे कि हम इनको, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा सपोर्टेड ब्रिटेन फुल्ली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि उनको लगता था हम सपोर्ट करेंगे तो रिटर्न में ये हमारे इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे. क्योंकि कांग्रेस किस पे चल रही थी? जनरल इंटरेस्ट पे, इंडिपेंडेंस पे. ये किस पे चल रहे थे? कम्युनिटी बेस्ड इंटरेस्ट पे, अपने रिलीजन के बेसिस के इंटरेस्ट पे. तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल कॉर्पोरेशन दिया, क्योंकि उनको लगता था हम करेंगे तो हमारे कम्युनिटी इंटरेस्ट, ये जो हमारे स्पेसिफिक इंटरेस्ट थे, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर पूरा कर देगी. क्लियर हुआ यहाँ पे? The third, the next view was कि fascism, ऐसा होता है, पहले क्या होता है, ऐसा होता है. फेसिज्म जो जापान वगैरह में था, डिक्टेटरशिप टाइप ही होती है. ठीक है, क्रूअल रिजाइम, जो टायरनी होती है. जो ब्रिटेन है वो फेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और हम भी तो उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना. तो अगर वो हमारी वजह सही है लड़ने की, तो ब्रिटेन की भी वजह है सही है लड़ने की, तो इस वजह से हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए. क्लियर हुआ? पर इन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखी कि अगर आज हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप हमें क्या दोगे? आज़ादी. तो हम आपके फेसिज्म के
आइडियोलॉजी के अगेंस्ट आप लड़ाई कर रहे हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर बदले में हमें दो चीजें चाहिए, आज़ादी और एक इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? थोड़ी देर के लिए जो बनती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक प्रॉपर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं होती। तो these were the particular or general opinions of different sections of the society formed regarding the World War II and role of India in World War II। क्लियर हुआ? अब कांग्रेस इस टाइम पे क्या बोलती है कि कांग्रेस को नहीं लगता सही, पहले तुमको नहीं लगता सही कि ब्रिटेन ने बिना पूछे इंडिया को वॉर में ड्रैग कर दिया, पर ये बोलती है कि हम वॉर को सपोर्ट करेंगे, पर हमारी कंडीशन है। कांग्रेस ने दो कंडीशंस रखी वॉर को सपोर्ट करने के लिए। पहला, डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बिफोर दी सपोर्ट, कि आप हमें आजाद डिक्लेयर कर दो बिफोर आर पार्टिसिपेशन इन दी वॉर। क्लियर? सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट दी सेंटर। आज़ादी चाहिए, गवर्नमेंट भी तो चाहिए, तो आप अभी तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा देखो, पर आप कुछ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे लिए एस्टैब्लिश कर दो, फिर हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे। तो इन दोनों के बेसिस, इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे कांग्रेस ने वॉर में आगे वॉर के बारे में डिसीजन लिया। ठीक है, गांधी जी ने इस डिसीजन को सपोर्ट तो किया था, बट वो इसके फेवर में नहीं थे। अब सारे सपोर्ट कर रहे थे तो गांधी जी को भी करना पड़ा। वो इसके फेवर में क्यों नहीं थे? सेम रीजन, बिकॉज ही बिलीव दैट ब्रिटेन वाज फाइटिंग अगेंस्ट नाजिज्म एंड फेसिज्म, और अगर हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें दूसरों की आज़ादी की लड़ाई का भी हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अगर जीतेगा तो जर्मनी वगैरह फ्री हो जाएंगे। तो गांधी जी को एक और, गांधी जी को ये इल्यूजन होगी कि ब्रिटेन अगर दूसरे की आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो वो हमें भी आज़ादी दे ही देंगे आफ्टर दी वॉर। सो दिस वाज ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग दी वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने फेवर कर दिया पर वो सपोर्ट में नहीं थे, मतलब उन्होंने हाँ तो बोल दी इस डिसीजन के लिए, सबने ले लिया था, पर वो इस डिसीजन को फेवर या इस डिसीजन को सही नहीं मानते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। उनको कोई भी सिंपैथी, जो सोशलिस्ट ग्रुप्स थे हमारी कंट्री में, उनको किसी भी तरीके की कोई भी सिंपैथी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि वॉर खत्म होने के बाद सेम होगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि हम अपनी कॉलोनीज को वो कर देंगे, रिनाउंस कर देंगे, पर उन्होंने क्या किया था? कॉलोनीज बांट रही थी और टेरिटरीज। तो गांधी जी को लगा था कि फिर से यही होगा, वो अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, तो हमारे लिए ये सही टाइम है, वो भी कमजोर है, बिजी है, हम इस चीज का फायदा उठाते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं और कॉलोनियल रूल खत्म कर देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं? वो दोनों चीजों को नहीं मानते। वो बोलते हैं इंडिया तभी पार्टिसिपेट करेगा जब आप हमें आज़ादी दोगे, तो हमें कोई प्रोमिस नहीं चाहिए, हमें सीधा चाहिए आज़ादी, और तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर इन्होंने ब्रिटिश क्राइसिस का फायदा उठाने का नहीं सोचा। क्लियर हुआ? तो अब इंडियन लीडर्स बिना आज़ादी के, ओवरऑल देखें तो इंडियन लीडर्स सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे अनटिल एंड अनलेस इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था। क्लियर? तो अब ब्रिटिश ने कैसे रिएक्ट किया टूवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द इंडियन लीडर्स? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का डिमांड की थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। गांधी जी को लगा मान जाएंगे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, एंड देन गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च लिमिटेड सत्याग्रह। उन्होंने मास मूवमेंट करने के लिए अभी नहीं बोला, क्योंकि उनको लगा कि ब्रिटेन अभी अनस्टेबल है, हमें मास मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। सो ही लॉन्च लिमिटेड सत्याग्रह इन अक्टूबर 1940 आफ्टर द refusal of the British government to accept the demand of declaration of independence। यहाँ तो कोई डाउट? तो लिमिटेड सत्याग्रह क्या हुआ? थक गया। क्या हुआ लिमिटेड सत्याग्रह?
वो तो पहले भी सत्याग्रह था। लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड क्या होता है? ऐसे ही, कम, कॉन्सेंट्रेटेड। तो लिमिटेड सत्याग्रह का मतलब है सत्याग्रह बाय इंडिविजुअल्स। कुछ लोग जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे, मास सत्याग्रह नहीं होगा। एंड द फर्स्ट वन टू ऑफर लिमिटेड सत्याग्रह वाज विनोबा भावे, ठीक है, और ग्रेट फॉलोअर ऑफ गांधी जी। यहाँ तक कोई डाउट? तो जब ब्रिटिश ने हमारी डिमांड मांगने से मना कर दिया तो कांग्रेस की जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो नवंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड ऑन द ग्राउंड कि वॉइस रॉय ने हमारी मिनिस्ट्रीज होने के बावजूद हमसे बिना पूछे हमें वॉर पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिसीजन से खुश हो गई क्योंकि उनके पास वापस से सारे गवर्नमेंट आ गई और अब वो आराम से वॉर एफर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्लियर हुआ? रिएक्शन सारे क्लियर हो गए डिफरेंट लोगों के, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के, गांधी जी के। अब आते हैं हम मुस्लिम लीग के रिस्पॉन्स पे। इसके बाद हम मूवमेंट फॉर पाकिस्तान भी करेंगे, कैसे डिमांड क्रिएट हुई, पाकिस्तान वर्ड कैसे बना, पता है? मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग की तो मिनिस्ट्रीज नहीं थी, वो सिर्फ एक ही उन्होंने प्रोविंस में अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी और वो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में भी हार चुके थे। अब सिचुएशन वॉलेटाइल थी, हर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, बड़ा ज़्यादा कम्युनलिज्म भी फैल चुका था, अनरेस्ट क्रिएट हो चुका था कंट्री में। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे आज के टाइम पे भी कोई अनरेस्ट हो रहा है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए उस सिचुएशन का फायदा उठाना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। दे स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग कांग्रेस एज नेगेटिव। उन्होंने बोला कि जहां जहां पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज है वहां वहां पे उन्होंने मुस्लिम मासेस के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है एंड दोस मासेस आर सफरिंग, ठीक है। और उन्होंने इसलिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, दैट इज कॉल्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938। और इस रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि किस किस तरीके से मुस्लिम्स सफर हुए हैं कांग्रेस के या प्रो कांग्रेस ग्रुप के एट्रोसिटीज के इन डिफरेंट प्रोविंसेस, एंड दे टर्म्ड कांग्रेस एज ओनली प्रो हिंदू एंड एंटी मुस्लिम। अब पहले हमने करा था कम्युनलिज्म के फेसेस बताए थे, पहले क्या होता है? इंटरेस्ट अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इंटरेस्ट मैच नहीं कर सकते। तीसरी बात, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्लियर हुआ? हम थर्ड फेज पे पहुंच गए। पहले क्या था? प्रो हिंदू, कोई बात नहीं, होती है, अभी भी है, प्रो हिंदू है, अपने लिए सोचना, किसी के खिलाफ नहीं है। पर अब वो क्या बन गए? एंटी मुस्लिम अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग। तो जब एंटी मुस्लिम बन गए तो हिंदू को फेवर करने के चक्कर में वो क्या करेंगे? मुस्लिम्स को डी फेवर करेंगे, उनके साथ गलत करेंगे। एंड दिस वाज क्लेम्ड बाय मुस्लिम लीग थ्रू देयर पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जब कांग्रेस ने रिजाइन किया मिनिस्ट्री से अपॉन दी कॉलिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, मुस्लिम लीग इससे बहुत खुश होगी। और जब कांग्रेस ने रिजाइन किया, उन्होंने डिसाइड किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिसाइड किया और सबको बुलाया, सारे मुस्लिम मासेस को बुलाया और उनको बोला कि 22 दिसंबर 1939 को हम सेलिब्रेट करेंगे डिलीवरेंस डे। डिलीवरेंस डे यानी कि हमारी आज़ादी का दिन फ्रॉम द क्रुएलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो जब इस तरीके से आप पोर्ट्रेयल करोगे या सेलिब्रेशन करोगे तो रिफ्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये डे सेलिब्रेट किया गया और इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दी, I wish the Muslims all over India to observe Friday 22 as the day of deliverance and Thanksgiving as a mark of relief that the Congress regime has at last ceased to function। हम ये डे इस तरीके से मनाएंगे, थैंक्स गिविंग, बाहर होते हैं ना थैंक्स गिविंग मनाते हैं, वो देखा है कभी इंस्टा पे? बाहर के लोग ना थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं, वो मिलते हैं,
खाना बनाते हैं और थैंक यू करते हैं गॉड को, सबको जिन्होंने उनके लिए कुछ किया हो। नेट पे सर्च करना अगर जाके, ठीक है। तो उसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस डे एज अ थैंक्स गिविंग डे, कि अब हमें रिलीफ होना चाहिए कि कांग्रेस रिजाइन जिसने हमारे साथ इतना गलत किया है अब वो खत्म हो चुकी है। तो दिस लेड टू दी पॉलिटिकल रिफ्ट, वाइडनिंग ऑफ द पॉलिटिकल रिफ्ट एज वेल एज दी सोशल रिफ्ट। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऑलरेडी गैप आ चुका था 1937 इलेक्शंस की वजह से, ये गैप और बढ़ गया जब वन पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रेटेड द डिफीट और द फेलियर ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी। आज के टाइम पे भी ऐसा हो तो हमारे देश में भी दंगे हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वैसी ही चीज यहाँ पे होना शुरू हुए। कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड दिस स्टेप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, और गांधी जी ने स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना को खुद रिक्वेस्ट किया कि आप ये डे सेलिब्रेट मत करो, बट दिस डे वाज सेलिब्रेटेड and this led to the widening of or the growth of communalism and communal rights in various parts of the country. क्लियर हुआ? जैसे अगर हम सिख राइट्स की बात करें, कब हुए? सिख राइट्स कब हुए? 84 में शुरू हुए थे, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। क्यों हुए थे? पहला बात, इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने गोल्डन टेम्पल इन्वेट कर दिया टू कैप्चर पिंडरावाला, हु वाज अ सो कॉल्ड टेरिटरीज बाय द गवर्नमेंट। बट वो होली प्लेस था, रिलीजियस प्लेस था, उसकी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई गोल्डन टेम्पल की ना, इट वाज हाईली डिस्ट्रॉयड। तो उसका रिवेंज था कि क्या था, इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे सिख, उन्होंने उनको मार दिया, असैसिनेट कर दिया। और ये र्यूमर इस तरीके से फैला कि पीपल स्टार्टेड किलिंग सिक्स, उन्होंने लोगों के घर जलाना शुरू कर दिए, उनको मारना शुरू कर दिया, इवन देयर ओल्ड फ्रेंड्स नेबर्स किल्ड देम। और बहुत सालों तक सिक्स, बहुत देर तक सिक्स छुपे रहे, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। एंड उस टाइम पे पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे जो राइट्स कर रहे थे, उन्होंने भी सिक्स की मदद नहीं की, ठीक है। मैनी वर किल्ड, ऑफिशियली गवर्नमेंट नहीं मानती है, बट मैनी वर किल्ड, एक मूवी भी है इस पे, ठीक है, बहुत सारी मूवीज बनी है इस पे। तो ये सिख राइट्स भी हुए थे। क्यों हुआ? र्यूमर फैला, एक ब्लेम था, उन्होंने किया ना, सबकी थोड़ी गलती है। एक इंसान गलत हो सकता है, 20 इंसान तो गलत नहीं हो सकते ना। हम बोलते हैं ना एक गंदा सेब सबको गलत करता है, भाई पर गलती तो उस एक की है ना, आप सबको थोड़ी ब्लेम कर सकते हो। वही हुआ, जिन्ना डिसाइडेड, बट इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। क्लियर? ये था आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस इंडियंस एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसमें कोई भी डाउट है ओपिनियंस में? एक सेकेंड, ठीक है। अब इंडियन लीडर्स सपोर्ट करने के लिए साथ नहीं थे, तो ब्रिटिश क्या करेंगे? करते हैं, रिफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, ऑफर करेंगे वो भी अपनी तरफ से। तो सबसे पहला ऑफर क्या था उनका? ऑगस्ट ऑफर। August offer was the first attempt made by the British to convince the Indian leaders for their participation in the in the World War II। ठीक है, 1939 में वॉर शुरू हुआ। फिर से वो बैकग्राउंड लिखोगे तुम कि ब्रिटेन ने बिना इंडिया से पूछे इंडिया को वॉर पे डिक्लेयर कर दिया। एंड दिस एक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द आईएनसी एज वेल एज वेरियस अदर पीपल एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी फॉर इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो ये सबसे बड़ा रेजोल्यूशन था कि हमें आज़ादी दो फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे, पर गवर्नमेंट ने आज़ादी देने से मना कर दिया। और उसका रिस्पॉन्स क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय गांधी जी। तो वाइसरॉय लिनलिथ को 1940 में एक ऑफर लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑगस्ट ऑफर, to please the Congress and the other leaders to help them in their time of
क्राइसिस, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, ब्रिटेन को बहुत खतरा है नाजिज्म से, ब्रिटेन के ऊपर कभी भी नाजिज अटैक कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो इंडिया का क्या होगा। क्लियर हुआ। तो उन्होंने पर बोला कि हम तो तभी हेल्प करेंगे जब आप हमें इंटरिम गवर्नमेंट दोगे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने CWC यानी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को पहले तो रिफ्यूज कर दिया, पर अब उनको कुछ तो रिस्पॉन्स देना था, तो वो एक डॉक्यूमेंट लाते हैं अगस्त ऑफर, जिसमें जो लिलिथ ग्रोह है वो प्रॉमिस करता है कि हम एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे। सबसे पहले आज़ादी नहीं दी इन्होंने, अभी एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे, और उसके बाद हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर देंगे वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मिनिस्ट्रीज तो बनी हुई थी पहले से, लेजिस्लेटिव में तो थे, एग्जीक्यूटिव में कम थे, क्योंकि सारा हाथ किसका था, एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी पावर होती थी, क्योंकि वो वॉइस रॉय की थी। तो हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड, हम इंडिया को क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, पर इंडिया ने मना कर दिया। अब इंडिया ये थोड़ी चाहती थी। ठीक है, सेकंड, हम वॉर के बाद एक इंडियन बॉडी बनाएंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा, पर आप क्या रहोगे, डोमिनियन स्टेटस में। कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओ, गवर्नमेंट भी बनाओ, पर डोमिनियन स्टेटस आपका रहेगा। एंड नेक्स्ट ऑफर मेड बाय देम इज द रिजॉल्विंग सेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू सॉल्व आउट देयर डिफरेंसेस एंड सोल्यूशन निकालेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला हम आपको रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, हम वॉर काउंसिल भी बनाएंगे आपके ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देने के लिए तैयार है, और हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन भी दे रहे हैं। और एक और चीज बोली कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम माइनॉरिटी की डिमांड्स को और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हमेशा कंसिडरेशन में रखें वाइल ड्राफ्टिंग दी कॉन्सेंट्रेशन। इन सारी रिफॉर्म्स को ऑफर करने के बावजूद, इन सारी चीज़ों को ऑफर करने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को आज़ादी देने से मना कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो इंडियंस को आज़ादी नहीं मिली, तो INC ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से, और उनको बोला कि हमें क्या चाहिए, फुल आज़ादी। वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपकी भी इंटरफेरेंस रहेगी, सब कुछ आप ही का रहेगा, तो हम क्यों आपकी इस डिमांड को माने। ठीक है, पर अगस्त ऑफर लाया गया था हमारी को सपोर्ट को जीतने के लिए, पर INC ने इस तरीके से पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया उस ऑफर को, और बोला कि आज भी ब्रिटिश हमें आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। जब हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे आपने तब हमें मना कर दिया, आज हम आज़ादी मांग रहे हो, आप हमें आज़ादी देने से मना करते हो, तो हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते। सेकंड आता है नेहरू का रिस्पॉन्स। अब नेहरू एक प्रोमिनेंट फिगर है, तो नेहरू बोलते हैं हम भी इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, और मुझे अपनी कंट्री के लिए आज़ादी चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। क्लियर हुआ यहाँ तक अगस्त ऑफर क्या था? नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया, क्योंकि इस ऑफर में क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, बट नाउ दे डिमांडेड सेपरेट कंट्री। अब जितने भी ऑफर आएंगे ना वो एक ही कंट्री की बात कर रहे हैं, पर मुस्लिम लीग हर ऑफर को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग को अब क्या चाहिए, सेपरेट कंट्री, और इनकी ये डिमांड नहीं सुनी जा रही थी। एंड देन वी कम टू गांधी जी। गांधी जी ने वही किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, उन्होंने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन लास्ट वन इज हिंदू महासभा, इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए बोला, तो इन्होंने अपनी पार्टी से इंडियन मेंबर्स टू दी वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भेज दिया, ये सोच के कि बदले में हमें लीनियंसी मिल जाएगी, हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छा करेगी। क्लियर हुआ? तो इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन, अगस्त ऑफर was rejected by majority of the Indian political sections because अब हमें क्या चाहिए थी, पूर्ण आजादी।
क्लियर हुआ अगस्त ऑफर? और क्यों रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग का रिजेक्शन का रीजन अलग है, बिकॉज अब उनको क्या चाहिए, सेपरेट कंट्री। हिंदू महासभा ने क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज नाउ दे वांटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी। और मुस्लिम लीग जैसे पहले सपोर्ट कर रही थी, अभी नहीं की होंगी, अब उनकी मूवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिएट हो चुकी थी, 1941 में मूवमेंट शुरू हुई थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम करेंगे अगस्त ऑफर को इवैल्यूएट। कोई तुमसे पूछे कि अगस्त ऑफर का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव क्या है, क्या बोलोगे? भाई वो सिर्फ थ्योरी नहीं पूछता, वो इंटरप्रिटेशन पूछता है। पहले पॉजिटिव करेंगे, पहले पॉजिटिव बताओ। नहीं, अगस्त ऑफर का पॉजिटिव एस्पेक्ट बताओ। अगस्त ऑफर का रिएक्शन का नहीं पूछा मैंने, वो तो कब पूर्ण स्वराज तो 1929 में डिक्लेयर हो गया था। अगस्त ऑफर का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? सारे हमने किए ना अभी फीचर्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर लिया? करवाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? मैम ने करवाया था, बैकग्राउंड किया था। सबसे पहले किसने रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड? और कब से पहले ब्रिटिश ने किस में ऑफर की थी? प्रॉपर्ली फिर अगस्त ऑफर में भी की थी। ऑफर अगस्त ऑफर recognized for the very first time a document of British or a proposal of British recognized the rights of Indians to draft their own constitution by the formation of a constituent assembly। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ। हम आज़ादी वाला एस्पेक्ट छोड़ देंगे अभी, ठीक है। सेकंड क्या हुआ? इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। पहले भी वो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, पर इतनी ज़्यादा माइनॉरिटी में थे, वो कभी मेजर डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो आज इंडियंस इस ऑफर के बाद 12 में से 8 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे, मेजॉरिटी में आ गए, डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते थे, डिसीजन ला सकते थे अपने फेवर में, ये पॉजिटिव था। एंड थर्ड इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेटस वाज प्रॉपर्ली ऑफर्ड। कुछ तो चेंज आया ना ब्रिटिश के उसमें, क्योंकि वो खुद अनस्टेबल थे, उनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया का। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस। क्लियर हुआ? दिस वाज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द अगस्त ऑफर, की कहीं ना कहीं एक बिगनिंग हो गई ब्रिटिश की हमारे देश की अथॉरिटी कम होने की। क्लियर हुआ? नेगेटिव क्या था? और क्यों रिजेक्ट हुआ? क्यों, हमने वो तो कर लिया। नेगेटिव ऐसा क्या था नेगेटिव? पहले सिंपल सी बात नेगेटिव में ये है कि जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी उसका कोई डेट एंड टाइम नहीं था। जैसे जब आज़ादी डिक्लेयर की थी, बोला था ना 3 फरवरी को, उसने बोला था कब से पहले चले जाएंगे, अगले साल कुछ बोला था, वो पहले ही चले गए थे। याद आया? 3 फरवरी को क्लीमेंट एटले ने डिक्लेरेशन की थी कि हम अगले साल जुलाई का कुछ डेट था, डेट मुझे याद नहीं है स्पेसिफिक, हम इंडिया से चले जाएंगे, स्पेसिफिक डेट था। और ये भी डिक्लेयर किया था कि 15 अगस्त से आपका देश आज़ाद है। एक्सेप्ट हुआ वो मिशन? ये मिशन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था। आप प्रॉमिस तो कर रहे हो पर आप कोई डेट टाइम हमें नहीं दे रहे हो। तो इंडियन लीडर्स ने बोला कि ये सीरियस नहीं है, ये ऐसे ही हमें टॉफी दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया। दिस वॉज अबाउट योर अगस्त ऑफर। कोई डाउट अगस्त ऑफर में? कोई भी? ठीक है, अब हम करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, अगस्त ऑफर ब्रिटिश का रिस्पॉन्स सेटिस्फाइड नहीं था, तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने की सोची। इट वॉज सिंबॉलिक इन नेचर, सिंबॉलिक वैल्यू थी इसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रिस्पॉन्स एंड नॉन वायलेंट। ठीक है, और सत्याग्रही गांधी जी ने
खुद चुने कि कौन कौन इंडिविजुअल सत्याग्रह करेगा विद इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, बिकॉज गांधी जी कोई मास मूवमेंट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज एनी मास मूवमेंट, अगर उस टाइम पे कोई भी मास मूवमेंट होती तो ब्रिटेन का जो वॉर एफर्ट था वो हैम्पर हो जाता, और गांधी जी वॉर में ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, वो उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। क्लियर हुआ यहाँ पे कि उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह ही चूज किया। ठीक है, तो 1 साल तक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलता रहा, जिसने ब्रिटिश क्लेम को अपोज किया कि हम आपको फुल हार्ट के साथ या फुल एक्टिवेशन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के? यस, सिंपल सी बात है। पहला, हम पेशेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं, हम कर सकते हैं, हम पेशेंट हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आप अपना जो ध्यान वॉर में दे रहे हो वो हमें दो। ठीक है। दूसरा, कि हम आपके वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, और आप में और नाजिज्म में कोई फर्क नहीं। आप भी तो हमारे साथ क्रुएलिटी कर रहे हो इतने सालों से, तो आप में और नाजिज्म में कोई फर्क नहीं है। और तीसरा, एक और मौका देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि पीसफुली वो हमारी डिमांड एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि गांधी जी न्यू मास मूवमेंट होगी तो वो वायलेंट होगी एक पॉइंट पे। तो एक और मौका था, एक और अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की पीसफुली। समझ आया इंडिविजुअल सत्याग्रह के ऑथर क्यों लॉन्च किया गया? सो ऑन October 17, 1940, Vinoba Bhave was the first person to offer individual सत्याग्रह near his ashram in महाराष्ट्र। ज्यादा जाते नहीं थे ये, कुछ जगहों पे जाते थे, वहां पे सत्याग्रह करते थे। उसके बाद we had Jawaharlal Nehru who offered individual सत्याग्रह, and then last one is ब्रह्म दत्त। ये 3 मेजर पर्सनालिटीज थी उस टाइम पे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था पीसफुली। इन्होंने वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इंडियंस को अपनी फीलिंग्स बताई, पावरफुल स्पीचेस दी जिसमें उन्होंने वॉर के खिलाफ चीजें बोली, तो लोगों को भी अवेयर करने की इन्होंने कोशिश की टू अगेंस्ट द वॉर। सो देयर मेजर डिमांड ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, की हमें भी हक है ओपिनियन देने का, हमें भी हक है अपनी चीज सामने रखने का अगेंस्ट दी वॉर। तो मेजर फोकस क्या था? मेजर डिमांड थी फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट दी पार्टिसिपेशन इन वॉर। क्लियर हुआ क्या फोकस था क्या नहीं था? अब हम कुछ विनोबा भावे वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। विनोबा भावे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये क्वेश्चन आता है बड़ी बार, ये याद रखना। ठीक है, वॉज द फर्स्ट वन टू ऑफर। ठीक है, इसने लोगों को बोला कि आप वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करो बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, कि ब्रिटिश ने हमें बिकॉज ऑफ 3 रीजन, हमें आज़ादी नहीं दी, हमारे लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाई, और तीसरा, हमसे बिना पूछे वो हमें वॉर में ड्रैग कर चुके। तो इन 3 रीजंस की वजह से आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करनी है या नहीं करना है। क्लियर हुआ विनोबा भावे के बारे में? इतना ही है। देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू। मिटा दो? इंडिपेंडेंस, इंटरिम गवर्नमेंट एंड वॉर में बिना पूछे पार्टिसिपेट कर देना या ड्रैग कर देना। Jawaharlal Nehru was the second individual satyagrahi, or second person who offered individual satyagrahi on the call of Mahatma Gandhi. पर ये अपना सत्याग्रह कभी लॉन्च नहीं कर पाए। Clear?
ये अपनी मूवमेंट कभी लॉन्च नहीं कर पाए बिकॉज जब ये मूवमेंट करने जा रहे थे इलाहाबाद वाली तरफ, तो एक स्टेशन है चियोकी स्टेशन ऑन 31 अक्टूबर 1940, उस स्टेशन में इनको डिटेन कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, और इन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल छेड़ा है। जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी होती है, हम भी नहीं मूवमेंट कर सकते ना, ये राइट्स वगैरह लग जाती है, ये रूल्स लग जाते हैं, उस तरीके से उस टाइम पे इंडिया पे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लागू थे। तो उन पे इस इल्ज़ाम के तहत कि इन्होंने ये वायलेट किया है, अरेस्ट कर लिया गया था और इनको 4.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, इम्प्रिजन कर लिया गया था 4.5 साल के लिए, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनको कहाँ डिटेन किया गया, क्यों डिटेन किया गया और कितने साल वो जेल में रहे। या वो आपसे पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू भी तो थे, तो उनकी मूवमेंट लॉन्च क्यों नहीं हुई, बिकॉज मूवमेंट लॉन्च करने से पहले ही वो जेल में थे। क्लियर जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये वाला पॉइंट मिटा दो। दिस स्टेशन वॉज नियर इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मदत्त। He was the third one to offer individual सत्याग्रह, और ये गांधी जी के आश्रम में रहते थे और उनसे इंस्पायर थे। क्लियर। अब हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह देखते हुए सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को डर था कि ये मास मूवमेंट में ना बदल जाए, तो ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया, मौलाना आज़ाद को अरेस्ट कर लिया पहले, कि ये लोग ना करना शुरू हो जाए मूवमेंट। पहला इम्पैक्ट हो गया ये। सेकेंड, उन मेंबर्स को भी अरेस्ट किया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा थे, उनको भी अरेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। पहला इम्पैक्ट हो गया ये कि उनको डर लग गया ना कि हम अभी अनस्टेबल, हम कैसे संभालेंगे इंडिया, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। सेकेंड इम्पैक्ट ये था कि ये पहली अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियंस ने दी ब्रिटिशर्स को कि आप हमारी डिमांड्स पीसफुली मान जाओ। थर्ड इम्पैक्ट ये था कि थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही वर अरेस्टेड, कन्विक्टेड, और बहुत सारे मारे भी गए, एंड दे मेड सैक्रिफाइसेस फॉर देयर नेशन। तो यहाँ पे मासेस में भी सैक्रिफाइस वाली फीलिंग आ गई थी। एंड लास्ट इज कांग्रेस एंड गांधी जी मास मूवमेंट नहीं लॉन्च करना चाहते थे, इस वजह से ये मूवमेंट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि लिमिटेड थी मूवमेंट पे खुद से ही रिस्ट्रिक्शंस थे, खुद से ही कॉन्स्ट्रेंट थे, पार्टिसिपेशन भी कम थी, तो मूवमेंट वो टारगेट तो नहीं अचीव कर पाई, पर मूवमेंट ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाया। एंड गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट बाय दिसंबर 1941, क्योंकि लीडर से नहीं बचे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। क्लियर। इंडिविजुअल सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्किप मत करना। पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन से पहले ना इस टाइम पे अगस्त 7, 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई थी। तो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट, उनका शांति निकेतन के बारे में लिखा है, वो लोग खुद कर लोगे, वो पढ़ लेना, क्योंकि हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो मैंने सारे मेंशन किए। तो इस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ थी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ठीक है, फॉर हिज वर्क गीतांजलि, उनका जो काम था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। वो बचपन से ही म्यूजिक में, पोइट्री में, लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। उनकी मदर की बड़ी यंग एज पे डेथ हो गई थी, और उस वजह से उनका बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट था। वो उनके जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे ना, उसमें एक दुख है, एक सैड इमोशन है, तो वो सब उनकी पॉइंट्स में अभी भी झलकता है। वो लंदन गए थे पढ़ने, वहाँ पे उन्होंने लीगल एजुकेशन ली,
इंग्लिश में पढ़े, आयरिश लैंग्वेज में पढ़े, लिटरेचर पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने फिर शांति निकेतन एस्टैब्लिश, सुना है नाम, शांति निकेतन उन्होंने एस्टैब्लिश किया बंगाल में, विच बिकेम ए सेंटर ऑफ लर्निंग, क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, लिटरेचर, और वहाँ पे वो काफ़ी साल उन्होंने बिताए। फिर उन्होंने एक स्कूल बनाया पाठा भवन शांति निकेतन में, जहाँ पे आज के टाइम पे वो स्कूल विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल। ठीक है, वो हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने लिटरेचर को देखा है। उनका जो रिलेशन था लिटरेचर से वो नेचर के साथ था, उनके हर पॉइंट में नेचर है, सो ही वॉज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू नेचर एज वेल एज एजुकेशन। तो वो इंडियन, और उनकी एजुकेशन जो वो अपने स्कूल्स में दे रहे थे, उनकी एजुकेशन और बाकियों की स्कूल के एजुकेशन में ये फ़र्क था कि बाकियों में या तो मॉडर्न थी या तो इंडियन थी, इनकी में फ्यूजन थी, दोनों का मिक्स करके वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। उन्होंने स्कॉलर्स को बुलाया, आर्टिस्ट को बुलाया, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जहाँ पे उन्होंने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज किए, और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक चीज़ दी, गुरुदेव कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है टीचर के और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बीच में, जिसमें म्यूचुअल एस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और म्यूचुअल लर्निंग है। टीचर हो या स्टूडेंट हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की तरफ लर्निंग की भावना होनी चाहिए कि हम भी तुमसे कुछ सीखें और तुम भी हमसे कुछ सीखो। क्लियर? तो उन्होंने 2000 सॉन्ग्स लिखे हैं, जिसको हम बोलते हैं रविंद्र संगीत। तो जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था स्पेशली, उसके बाद वो नेशनलिज्म से जुड़ गए, और उनका नेशनलिज्म से जुड़ने के पीछे ये रीज़न था कि वर्ल्ड में डिफरेंट कल्चर हैं, तो कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं हो सकता, सब क्या है, इक्वल। तो उनकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स नेशनलिज्म वो इंक्लूसिव थी, ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी बिकॉज ही बिलीव्ड इन इक्वल कल्चर, चाहे वो मुस्लिम कल्चर है, अरब कल्चर है, हिंदू कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है। क्लियर हुआ? तो वो चाहते थे नेशंस जो है, हमारा जो नेचर है वो हमारे लिए भगवान है, और उसी तरह से हमारा नेशन भी हमारे लिए भगवान है। तो हमें हमारे नेशन को किसी भी तरीके के डेंजर से, जो ब्रिटिश उस टाइम पे थे, उससे बचा के रखना है, बिकॉज फॉर हिम नेचर वॉज दी, नेचर क्या होता है, जो हमें सब कुछ देता है, और नेचर क्या बनाता है, नेशन, और हमें इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। उन्होंने नेशनल एंथम कंपोज किया ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया का क्या है, जनगण मन, एंड बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला। उन्होंने जितनी भी चीज़ें कंपोज की है उसमें एक मदरहुड की फीलिंग है कि हमारी जो धरती है वो हमारी क्या है, माँ समान है, और हमें उसकी इज्जत करनी है। इनको नाइटहुड का टाइटल मिला था, जो उन्होंने जलियांवाला बाग के दौरान खत्म रिनाउंस कर दिया था। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, गीतांजलि बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इनका एक सॉन्ग है जो बड़ा फेमस है, एकला चलो रे। आज भी बंगाली मूवीज में, सीरीज में देखोगे ना, ये सॉन्ग्स यूज होता है एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है? एंड ही वॉज दी वन पर्सन हु स्पोक एट वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन। एक ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट रिलीजियस लोग आके अपने ओपिनियंस रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भी गए थे, विवेकानंद गए थे, सॉरी। ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने भी इसको, इस इंस्टीट्यूशन पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2 बार, 1929 और 37 पे। इनको इंडियन शेक्सपियर भी बोला जाता है और बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। इन्होंने, इनकी एक और स्पेसिफिक इनका एक वो है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले हैं। ही हैव मेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीबी शॉ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जीबी शॉ के नाम याद होंगे। ग्रेट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल थ्योरी जो देते हैं, जैसे मार्क्स था, है ना, याद आया? जली दिमाग की बत्ती? ठीक है, ठीक है। तो रविंद्र जयंती मनाई जाती है बंगाल में और वर्ल्ड वाइड ऑन 25th डे ऑफ बंगाली मंथ ऑफ बैसाख। जैसे बैसाखी होती है ना हमारे यहाँ पे एक तो हम जो इंडियन गवर्नमेंट का कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, एक ना अलग अलग कैलेंडर होते हैं, पारसी कैलेंडर होता है। जैसे अभी इस साल पारसी न्यू ईयर है, 16 को कैलेंडर देखना अपना फोन का, उसमें दिखता है, मेरे में तो दिखता है। 15 को इंडिपेंडेंस डे शो करता है और 16 को पारसी न्यू ईयर शो कर रहा है। मैं बोलती हूँ सब कुछ आसपास है तुम्हारे,
बस तुम देखते नहीं हो। करा शो 15 या 6, वही बात है, एक ही बात हुई। करा शो कैलेंडर अलग है उनका। उसी तरीके से जैसे अप्रैल में हम बैसाखी मनाते हैं, हम बोलते हैं ना नया साल चढ़ा है। लोहड़ी पे भी बोलते हैं, बड़े सारे लोग लोहड़ी पे बोलते हैं और बैसाखी पे भी बोलते हैं। उसी तरीके से बंगाल में होता है बोईसाख, तो उसके 25th डे पे रविंद्र जयंती बंगाल में मनाई जाती है। अब वो कब शुरू होता है, क्योंकि ये जो ईयर्स होते हैं बदलते रहते हैं। लोहड़ी एक दिन पे थोड़ी आती है, अलग अलग डेट्स पे आती है। उसी तरीके से अलग अलग डेट्स पे ये मनाए जाते हैं। तो इसका जो 25th डे होता है उस पर रविंद्रनाथ जयंती मनाई जाती है, टू ऑनर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कर लेना, इनके वर्क्स को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इन पे ऐसे भी आ सकता है। कोई चीज़ क्यों छोड़नी है, जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इजी है तो हम वो चीज़ क्यों छोड़ें। क्लियर हो गया? तो तुम एक बार इसको थॉरली रीड कर लेना। इन्होंने एक कोट दिया है, यू कैन क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। कि आप सी क्रॉस नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी, एसएस के लिए ना कोर्स प्रिपेयर कर लो। कुछ 5-6 कोर्स होते हैं यूनिवर्सल, वो आते हैं ना वहाँ कोर्स पे भी ऐसे आते हैं। ठीक है, 2-4-5 कोर्स अच्छे अच्छे प्रिपेयर कर लो, एसएस में काम आएंगे। ठीक है, अच्छे लगते हैं, मिल जाएंगे। नेट पे भी सर्च करोगे ना, कोर्स फॉर ऐसे राइटिंग यूपीएससी, मिल जाएंगे। ठीक है, वो कर लेना। नेक्स्ट आप इनके अवार्ड करने, 2019 में इनको लेटेस्ट अवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ इंडिया, पोस्थुमसली। पोस्थुमसली क्या होता है? अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हम बोलते हैं ना अवार्डेड, फिर हम बोलते हैं पोस्थुमसली अवार्डेड। जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसको पोस्थुमस अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे हमारे जो वीर चक्र वगैरह मिलते हैं, तो हम बोलते हैं पोस्थुमसली। ठीक है, ये टर्म जब भी कोई अवार्ड लिखो तो ये याद रखना कि वो उसको डेथ के बाद मिला है कि पहले मिला है। सो ही वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ इंडिया इन 2019, the latest award received by Rabindranath Tagore for his immense contribution towards Indian literature and nationalism. Clear? और भी बहुत सारे मिले, तो ये रिसेंट वाला है इसलिए मैंने बता दिया, बाकी मैंने लिखा सब कुछ है, सारे अवार्ड लिखे हैं, सारा कंट्रीब्यूशन लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफर तो फेल हो गया, वो फिर से कोशिश करेंगे। वो उनकी फिर से कोशिश क्या थी? क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब हुआ क्या, जापान इंडिया पे कभी भी हमला कर सकती थी। ठीक है, जापान ईस्टर्न बॉर्डर्स के पास पहुंच चुकी थी इंडिया के, एंड अब इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। तो उन्होंने अगस्त ऑफर को मॉडिफाई किया एंड एक नया ऑफर भेजा इंडिया, दैट इज द क्रिप्स मिशन। जब भी कोई मिशन लिखोगे बैकग्राउंड सेम ही आएगा। वॉर डिक्लेयर हुआ, उन्होंने नहीं माना, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पूर्ण आज़ादी मांगी टू पार्टिसिपेट इन दी वॉर। ब्रिटिश अगस्त ऑफर से आए पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू दी प्रोविजन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो अब उन्होंने इस ऑफर को मॉडिफाई किया और क्या लाया? क्रिप्स मिशन। सारा तुमने अगर सिर्फ क्रिप्स मिशन पे क्वेश्चन आता है ना, सारा बैकग्राउंड लिखोगे जो अभी तक किया ना, वो सारा आएगा, फिर हम जाएंगे क्रिप्स मिशन पे। ठीक है, अब हुआ क्या, 1942 मार्च में एक मिशन आता है इंडिया, क्रिप्स मिशन, जिसके हेड कौन होते हैं? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड Cripps, he was sent to win the support of the Indians for the World War II. अब हुआ क्या, सिंगापुर एंड रंगून एशियन कंट्रीज, इंडियंस यहाँ पे भी रहते थे। तो ब्रिटिश जो है वो जो जापान है, सिंगापुर और रंगून कैप्चर कर चुकी होती है अभी तक ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब इंडिया का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। एंड स्टैफर्ड क्रिप्स एक लेबर मिनिस्टर होता है विंस्टन चर्चिल की, ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट होती है ब्रिटेन में, ये पॉइंटर भी बन गया, विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट थी।
तो वो भेजते हैं इसको एक लेबर मिनिस्टर कि तुम जाओ और इंडियंस का सपोर्ट लो और अपने प्रपोजल्स को उनके सामने रखो। तो क्या एम है मिशन का? टू विन सपोर्ट ऑफ द इंडियंस फॉर द पार्टिसिपेशन इन दी वॉर। ठीक है, इसके साथ एक और बंदा आता है लॉर्ड ट्राइविसियल। ठीक है, एक और बंदा आता है जो इसको अकम्पनी करता है और बहुत सारे लीडर्स आते हैं उनके पार्लियामेंट के इंडिया को कन्विंस करने। ठीक है, ऑलरेडी ब्रिटिश साउथ ईस्ट एशिया में बुरी तरीके से हार चुके होते हैं। अगर साउथ ईस्ट पहुंच गए, अगर यहाँ तक जापान पहुंच चुका है सॉरी, तो वो कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है। अब उसकी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? इंडिया। तो अब इंडिया का सपोर्ट लेना जरूरी था और यूएसएसआर और चाइना ने भी ब्रिटेन पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि आप इंडिया का सपोर्ट लो। क्लियर हुआ? अब इस ऑफर ने और सॉरी इस मिशन ने क्या प्रपोज किया? ठीक है, एक इंडियन यूनियन बनाएंगे विद डोमिनियन स्टेटस। फिर वही बात, आजादी नहीं दी, इंडियन यूनियन बनाएंगे विद डोमिनियन स्टेटस जो फ्री होगी अपना रिश्ता तय करने के लिए कॉमनवेल्थ से, कि हम कॉमनवेल्थ यानी कि ब्रिटेन से कैसे जुड़े रहेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, पर आप खुद डिसाइड करोगे, पर हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्लियर? डोमिनियन स्टेटस तो है, रहेंगे उनके अंडर ही, पर कैसे रहना है वो हम डिसाइड करेंगे। सेकंड, पहले ब्रिटेन ने हमें कभी किसी इंटरनेशनल बॉडी से जुड़ने दिया नहीं, पर अब आपको हक है यूनाइटेड नेशन और अदर बॉडीज के साथ इंटरैक्ट करने का, उनका हिस्सा बनने की। मतलब एक आधी चीज दे दो, फॉरेन रिलेशंस मिल गए, कॉमन ब्रिटिश के साथ कैसा रहना है, और यूनाइटेड नेशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, जिसकी अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो भी इलेक्शंस करने पड़ेंगे। इस बार तुमने कर लिया होगा ना इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कर लिया? ठीक है, तो इस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है ना, उनमें जो अभी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे उन मेंबर्स को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे। एंड सेकेंड, अब तो प्रोविंसेस की बात होगी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, जो रूलर्स नॉमिनेट करेगा वो आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेम है, इस तरीके से ही हुआ था ना कुछ। तो इन्होंने सेकंड प्रोविजन रखा ये कि फॉरेन रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हो, एक्सटर्नल रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डोमिनियन स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट भी तो करवाना पड़ेगा ना। आजादी है तो खुद एक्सेप्ट किया, डोमिनियन स्टेटस में कौन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? ब्रिटिश। तो इन्होंने बोला हम नए कॉन्स्टिट्यूशन को दो कंडीशंस पे एक्सेप्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक दे रहे हैं तो शर्त तो रखेंगे ना कि मौका मिले उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करने का। पहला, कि कोई भी प्रोविंस जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता, आप उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देते हो। कि मतलब फॉर एग्जांपल हैदराबाद या कोई नहीं करना चाहता तो उसके पास अपनी मर्जी है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, सेकंड, जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाओगे आप, उसमें इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो ब्रिटिश के साथ पावर के लिए नेगोशिएट कर सके। तो ये दो कंडीशंस तो कितनी वॉलेटाइल है, ब्रिटिश रिजेक्ट कर सकता था आराम से। ठीक है, नेगोशिएट नहीं हुआ भाई, नहीं है आप में कैपेबिलिटी नेगोशिएट करने की, हम रिजेक्ट करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से क्लियर हुआ। थर्ड प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक भी दिया पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट करने का हक अपने पास रख लिया। नेक्स्ट इज नीड्स और डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटीज को हम हमेशा सेफगार्ड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जब तक इंडिया को प्रॉपर तरीके से पावर ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक गवर्नर जनरल रहेगा और ब्रिटिश ही इंडिया का डिफेंस वाला मैटर हैंडल करेंगे। सो दीज वर द मॉडिफाइड प्रोविजंस और प्रपोजल्स मेड बाय द क्रिप्स मिशन। क्लियर हुए? प्रपोजल जो इसमें रखे कि डोमिनेंट स्टेटस रहेगा पर आप एक्सटर्नल रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, पर हम उनको दो कंडीशंस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज वाला पॉइंट रहेगा क्योंकि उनको लगा था कि अगर लीडर्स नहीं माने तो माइनॉरिटीज तो मान जाएंगी ना, वो पार्टिसिपेट कर लेंगी वॉर पे, प्लीज तो करना था ना, किसी को तो टॉफी खिलानी थी। इस तरीके से उन्होंने अपने प्रपोजल सामने रखे, पर इस मिशन को भी फेल कर दिया गया इंडियन लीडर्स द्वारा। ठीक है, अब इस मिशन ने इंडियन लीडर्स को प्लीज क्यों नहीं किया?
सेम। मेजर रीजन डोमिनेंट स्टेटस। जब ये मिशन आया तो गांधी जी ने इस मिशन को बोला पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। क्या मतलब हुआ? पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। क्या अब हमें चेक साइन करके दे रही हूँ, वो भी आगे की डेट का, पता नहीं कब की डेट का, उस बैंक में जिनके पैसा ही नहीं है। अब हमें झूठी लारे, लारे बोलते हैं ना अपने टर्म में, जम्मू में बोलते हैं लारे लगा रहे हैं, वैसे आप हमें क्या लगा रहे हो? लारे लगा रहे हो। सिंपल सी भाषा में समझो, है ना, कोर्स ऐसे कैसे समझ आएंगे। गांधी जी ने इस मिशन के बारे में ये बोला क्योंकि ये हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहा था आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन कम्स द मुस्लिम लीग। मुस्लिम सेम क्रिटिसाइज करेंगे बिकॉज इसने भी उनकी सेपरेट कंट्री की डिमांड को फुलफिल नहीं किया एंड इट प्रपोज्ड फॉर ओनली वन कंट्री एंड दे वांटेड सेपरेट कंट्रीज। नेक्स्ट कम्स कांग्रेस। क्या करेगी कांग्रेस? सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि अब क्या चाहिए था? आजादी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। जैसे मर्जी आप हमें एक्सटर्नल दो, फॉरेन दो, डिफेंस दो, पर रहेंगे तो आपके अंदर ही। हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ही नहीं। हमें डिफेंस भी खुद में चाहिए, हमें प्रोविंसेस भी खुद के चाहिए, और हम दूसरे को अपनी मर्जी हम अपने प्रोविंसेस को कैसे रखेंगे, तो हमें कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। तो 7 अप्रैल 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सारे डिसीजन लेती थी, साइन वाइन करती थी, उसने ऑफिशियली इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर हुआ? एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द सेफ्टी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। कि आप प्रोविंसेस को बोल रहे हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इंडिया में कभी भी यूनिटी नहीं बन पाएगी। अगर इंडिया में मैं बोलूँ कि कर्नाटका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, महाराष्ट्र का अपना हो, तो हम तो डिवाइड हो जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। क्रिप्स मिशन क्लियर है, प्रोविजन समझ आए, रिस्पॉन्स समझ आया। अब हम करेंगे इस मिशन की सिग्निफिकेंस, क्या क्या अच्छी चीजें इस मिशन में थी। क्या क्या होगा? वही राइट फॉर टू फॉर्म अ डोमिनियन, पहला हो गया वो। सेकंड, पावर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने का हक इंडिया का बढ़ गया। तो क्रिप्स मिशन वॉज वन स्टेप अहेड दी अगस्त ऑफर, क्योंकि अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हक था, जो फ्यूचर था, वो किसके हाथ में था? इंडियंस के हाथ में। बट आफ्टर द फेलियर क्रिप्स वापस चले जाता है इंडिया, और गांधी जी को अब समझ आता है कि ब्रिटिश हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे, सो ही डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड करेंगे तो उसका सारा बैकग्राउंड क्या आ जाएगा? अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, याद रहेगा? क्लियर है? सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट क्रिप्स मिशन में? कितने बजे? 11:35। पानी दीजिए। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कल तो संडे है। क्विट इंडिया, घूमने भी जाया करो, पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। नहीं जाते हैं? मेरे साथ चल लेना, मेरे को बड़ा पसंद है घूमना। ठीक। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर हम डिफाइन करें क्विट इंडिया मूवमेंट को, इट वाज अ मैसिव एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया लॉन्च्ड ऑन अगस्त 8 1942। क्योंकि मुझे सिर्फ 30 तक काउंटिंग आती है हिंदी में, इससे आगे मैं हिंदी में नहीं बोल सकती, ठीक है?
बस यार 42 ठीक है, ये मेरे को नहीं समझ आता, कुछ कुछ आते हैं मुझे, 31 32 बोल लेती हूँ बस। ठीक है, 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और इसका स्लोगन क्या था पता है? यस, डू और डाई। लॉन्च कब हुआ? 8 अगस्त 1942 विद द स्लोगन डू और डाई अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। कॉजेस, पहला फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भेजा गया था, टोरी गवर्नमेंट ने भेजा था, क्योंकि बड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था ब्रिटेन पे इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए, पर मिशन रिजेक्ट कर दिया गया। और इस मिशन की फेलियर की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी पहले मास मूवमेंट नहीं लॉन्च कर रहे थे, उनको लग रहा था मान जाएंगे, कितनी बार करेंगे, पर इस बार भी जब उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया तो गांधी जी को समझ आ गया कि अब नहीं हो सकता कुछ इनसे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सेकेंड, फेलियर ऑफ अटैक ऑफ जापान ऑन इंडिया। इंडियंस को भी तो डर लगेगा ना कि हम पे अटैक हो सकता है, तो इंडियन सपोर्ट चाहिए था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमें ही नहीं सपोर्ट कर पा रही थी, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कैसे विश्वास रखते उस टाइम पे कि वो हमें बचा लेंगे। तो उस टाइम पे एलीट फोर्सेस हार रही थी, ठीक है, वो डिफीट वाले फेस में चल रहे थे। वो जीते कब है? जब हिरोशिमा में बॉम्ब फेंका है। सही सी बात है, वो जीते ही तब थे क्योंकि काफी स्ट्रेच हो गया था वॉर, तो नाजिज्म खत्म होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, हिटलर खत्म होने लगा, हिटलर ने तो सुसाइड कर ली ऐसा बोला जाता है, तो वो जीते ही उस वजह से हैं। उसके बाद उनकी फोर्सेस भी बढ़ गई और फाइनली वॉर एंड हुआ जब यूएस ने हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंका। जापान तो फिजूल में वॉर में आया, यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया उसने, यूएस ने बॉम्ब फाड़ दिया, वॉर खत्म हो गया। ठीक है, बट इट लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। अभी भी वहाँ पे लोगों में जेनेटिक म्यूटिलिटीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर से जो वो निकलती है उसकी वजह से जेनेटिकली आपके अंदर डिसफंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। और उस पर वो इंसिडेंट, एक ये भी उसका सिग्निफिकेंस ये आया है कि आज भी कोई भी वॉर जैसी चीज हो वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हर किसी को डर लगता है न्यूक्लियर वेपन चल जाए। आज भी कितना कुछ हो रहा है, पर दिस न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, चाइना के पास है, बड़े सारी कंट्रीज के पास है, पर आज भी वो चीजें कंट्रोल है क्योंकि सबने डिस्ट्रक्शन देखी है जापान में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक अलग रीजन ये है, अब जब जापान मलाया पहुंचा ना, उसने मलाया वगैरह कॉन्कर कर लिया, सिंगापुर कॉन्कर कर लिया, तो वहाँ इंडियंस भी थे और ब्रिटिश भी थे, ब्रिटिश भी रह रहे थे और इंडियंस भी रहते थे, सोल्जर्स वगैरह। तो अब ब्रिटिश किसको इवैक्यूएशन करनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जैसे अभी हम देख लो रशिया में जैसे हुआ हुआ था ना, कुछ यूक्रेन वॉर हुआ था, कुछ हुआ था, तो हमने इंडियन स्टूडेंट्स को वो किया था, इवैक्यूएट किया था, ठीक है। एक मूवी भी थी ना एयरलिफ्ट, जब कुवैत में हुआ था, उसमें भी कुवैत से इंडियंस को इवैक्यूएट किया था अक्षय कुमार ने, याद है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी सेम है, ब्रिटिशर्स भी है इंडियंस भी है। अब ब्रिटिशर्स को दोनों को इवैक्यूएट करना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ पे भी क्या की, डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने इंडियंस को इवैक्यूएट नहीं किया, उन्होंने किसको इवैक्यूएट किया? सिर्फ यूरोपियंस को। उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, वाइट रोड प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने सिर्फ यूरोपियंस को इवैक्यूएट किया और इंडियंस को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और जब ये चीज़ें इंडिया में पहुंची तो ऑब्वियसली पीपल वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन अ मोर सिवियर मैनर, क्योंकि लोगों को कुछ भी हो सकता था। बट उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस अगेन दोज पीपल फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज, काफ़ी लोग वो थे जो इसका हिस्सा थे। क्लियर हुआ? और क्या होगा रीजन क्विट इंडिया मूवमेंट का? अब जनरल पे जाते हैं, ये तो हो गया ना स्पेसिफिक रीजन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वॉर हो रहा है, प्राइजेस के गुड्स बढ़ जाएंगे, इवन एसेंशियल गुड्स जो थे होते हैं हमारे, जो राशन होता है आटा चावल, उनके प्राइजेस भी बढ़ने लगे, लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स सफ़र करनी पड़ी। और इस टाइम पे आता है ग्रेटेस्ट फेमाइन ऑफ बंगाल ऑफ 1941, द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट फेमाइन बंगाल एवर विटनेस्ड। तो इंडिया में ये आता है जिसकी वजह से लोग और खराब हो जाए। अब ये फेमाइन ना मैन मेड होता है। एक पॉलिसी है स्क्रॉचिंग अर्थ पॉलिसी,
स्क्रॉचिंग अर्थ पॉलिसी। इस पॉलिसी की वजह से बंगाल में आज तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा फेमाइन आया। क्या स्क्रॉचिंग क्या होता है? ये हम फेमाइन को डिटेल में भी करेंगे, ये हम फेमाइन पॉलिसी करेंगे। स्क्रॉचिंग क्या होता है? किसी को उखाड़ देना, नोच देना। स्क्रॉचिंग अर्थ मतलब, अब हुआ क्या, जब वॉर होता है, एक आर्मी अंदर आ रही है, उसको लैंड चाहिए आने के लिए, ठीक है। अब अगर उस लैंड पे खेत वगैरह है, वो आराम से आ सकते हैं, जंगल है आराम से आ सकते हैं। ब्रिटिशर ने ये चीज प्रिवेंट करने के लिए, उनके रंगून पहुंच चुके थे वो, उन्होंने वहां पे खेत जला दिए, फॉरेस्ट जला दिए, तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो आगे लोग भूख से मर रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर ना खाना एक्सपोर्ट करे जा रहे थे, हमारे देश में खाने की कमी हो गई थी, और उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं रोका, उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी, और जो बचा कुचा था वो जला दिया ताकि आर्मी अंदर नहीं आ पाए। उस पॉलिसी को हम बोलते हैं स्क्रॉचिंग अर्थ पॉलिसी। और इन दो चीजों की वजह से, स्क्रॉचिंग अर्थ पॉलिसी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट in spite of shortage of food, led to the biggest and the greatest famine of Bengal of 1941। जो हम फेमाइन पॉलिसी जब करेंगे, हम एक एक फेमाइन को डिटेल में करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? दिस ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एंड लास्ट पॉइंट इसमें रीजंस में ये आता है कि हम काफी सालों से लड़ रहे थे और नेशनलिज्म इस टाइम पे पीक पे था, सबके साथ गलत हो रहा था, एंड नाउ पीपल, एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन वांटेड टू अचीव इंडिपेंडेंस। क्लियर? अब हम करेंगे डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, पहली डिमांड, ब्रिटिश रूल शुड बी एंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। आज के आज ब्रिटिश रूल खत्म कर दो, फिर हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करेंगे। वो भी हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये वॉर फेसिज्म और नाजिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। सेकंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल मतलब थोड़ी देर के लिए जो बनती है, आप एस्टैब्लिश कर दो आज़ादी डिक्लेयर करने के बाद, और आप खुद चले जाओ, हम खुद रूल करेंगे अब आपको, आप चले जाओ। एंड लास्ट इज इंडिया के पास डिफेंस के हक दे दो, हम जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे इंडिया को, वो हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद देखेंगे। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन अगस्त 1942। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है क्यों लॉन्च हुई? थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है, परसों, सॉरी। ठीक है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था, लोगों को डायरेक्शन चाहिए थी, और गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की, जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो मूवमेंट, ठीक है। इसको भारत छोड़ो मूवमेंट भी बोला जाता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 14 जुलाई 1942 को मिली। डिसीजन तो लेना था ना पहले लॉन्च करने से पहले, तो ये मिल चुकी थी, और वहां पे इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था। एक टैंक है ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, जहाँ पे 14 जुलाई को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड देन एवरीवन, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टी इसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, ऑल पार्टी, मुस्लिम लीग में ही प्रेजेंट थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जो थी उस टाइम पे, ग्वालियर टैंक को 8 अगस्त 1942 को मिलती है, एंड दे लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर हुआ? पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने पास किया 14 जुलाई 1942 को, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया 8 अगस्त 1942 को। अलग अलग डेट्स हैं, याद रखना, कंफ्यूज। इस टाइम पे कौन थी? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, यहाँ पे थी ऑल इंडिया कांग्रेस। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट में स्लोगन दिया, डू और डाई, या तो हम आज़ादी लेंगे या तो हम आज़ादी के लिए मरेंगे। इसलिए इस मूवमेंट को
भारत छोड़ो वगैरह भी बोला जाता है, विच कॉल्ड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ पावर इनटू द हैंड्स ऑफ इंडियंस। तो अब मूवमेंट लॉन्च नहीं होती है मूवमेंट, पर उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि 8 अगस्त को रेजोल्यूशन पास हुआ, 9 अगस्त ब्रिटिशर्स इतने डरे हुए थे उस टाइम पे क्योंकि वो अनस्टेबल थे। 9 अगस्त 1942 को वो सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। Every leader of the Congress was arrested the next day after the passing of the resolution of क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन जीरो। जीरो कर दो लीडर्स जीरो कर दो, तो उनको लगता है मासेस पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, मासेस मूवमेंट ही नहीं करेगी, और मासेस ने की। महात्मा गांधी, आगा खान, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है? यस, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश, सब लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। एंड यहाँ पे एक और प्रोमिनेंट फिगर आती है, जयप्रकाश। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना खत्म हो गई थी, एंड ही वाज द वन ऑफ द फ्यू लास्ट रेवोल्यूशनरीज लेफ्ट। इनको सेंट्रल जेल ले गए थे, ठीक है, हजारीबाग से इनको एक पार्क से पकड़ा था, सेंट्रल जेल ले गए थे, और वहाँ पे इसके बाद ये नेपाल भाग गए, और वहाँ से इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, आज़ाद दस्तक, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। मेरे वो हमने किया है ना, गुरेला वॉरफेयर, नेपाल के जंगलों से इन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए मूवमेंट शुरू की। राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। सो एवरी प्रोमिनेंट लीडर वॉज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1943 अंडर द ऑपरेशन जीरो। क्लियर हुआ? तो ऑपरेशन जीरो किया गया मूवमेंट को शुरू होने से रोकने के लिए, पर इन स्पाइट ऑफ दिस मूवमेंट was started by the common masses, क्योंकि अब मासेस आज़ादी चाहते थे, तो मासेस ही लीडर्स थे और मासेस ही पार्टिसिपेंट थे इस मूवमेंट के। क्लियर हुआ? तो मासेस ने खुद आ गया है, उन्होंने इस मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड गवर्नमेंट रिएक्टेड विद वायलेंस, विद सप्रेशन, एंड लाठी चार्जेस हुए, फ्लॉगिंग हुई। वो गैस मारते हैं ना, पानी मार देंगे, गैस मार देंगे, वो सब गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। एंड अबाउट 10,000 पीपल डाइड इन गवर्नमेंट और पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट। क्लियर हुआ मूवमेंट का कोर्स? आगे करना है? ठीक है, पता था। आगे हम करेंगे फेजेस ऑफ मूवमेंट, जिसमें हम पहले देखेंगे मूवमेंट शांत थी और कैसे मूवमेंट रिवॉल्ट ऑफ 1942 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लियर? पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, रिवाइज कर लेना। यू हैव अ डे, तो परसों मैं पूछूंगी क्या क्या किया सैटरडे को हमने। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है।